पहले मैं आपको ये बता दूं कि सर्वनाम के इससे पहले 4 क्लासें हो चुकी है, तो जो लोग भी नए हैं वो इससे ठीक पहले की 4 क्लासें देखें जहां हमने सर्वनाम के 6 प्रकार पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ अब अंतिम जो पाठ, क्योंकि 6 भाग हम पढ़ चुके हैं, उन 6 भागों के पश्चात सर्वनाम का कारकीय रूप, जो सर्वनाम के कारकीय रूप है उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल होंगे आपके अपने मूल्यांकन के लिए कि आप कितने जो है सर्वनाम को कितना आप सीख पाए हैं। और उसके बाद जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी हम सर्वनाम का टेस्ट जो है वो पहले ही ले चुके हैं, ये इस वाली क्लास से ठीक पहले, तो वो भी आप देखें। पहले टॉपिक, उसकी थ्योरी, फिर उसके बाद में उसमें से ही कुछ उदाहरण जो हमें किए जाने चाहिए अपने मूल्यांकन के लिए, और उसके पश्चात उसकी टेस्ट सीरीज में भी उससे संबंधित जो प्रश्न है जो अब तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्वनाम का जो कारकीय रूप है वो क्या है। इससे पहले एक बात देखें, यदि किसी भी सर्वनाम के साथ, जैसे एक सर्वनाम है इस, और इसमें यदि किसी कारक को हमें लगाना है तो इसके साथ मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, जैसे इसमें, तो ध्यान रखिए ये जो में शब्द है या इसको, इन दोनों पर, इस सर्वनाम और उस कारक की विभक्ति पर जो सिरोरेखा है वो एक साथ आएगी, एक साथ आनी चाहिए। यदि पर कारक की विभक्ति आती है जैसे इस पर, तो फिर वो अलग आती है। तो कहीं पर हो सकता है लिखते समय कारक की विभक्ति जो में, को, से, ने, इस तरह से यदि है तो वो अलग, अगर कहीं पर है तो वो केवल इसलिए है उसको अलग से शो करने के लिए, बाकी इन पर साथ आएगी। लेकिन जैसे पर, हम पर, मुझ पर, तो फिर वो अलग आती है। आइए समझते हैं सर्वनाम का कारकीय रूप क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं जो सर्वनाम के प्रकार है उनमें से पहला प्रकार था उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष में मैं और हम, मैं एक वचन के लिए और हम जो है वो बहुवचन के लिए। मैं और हम, यहां एक समझने वाली जो बात है वो ये है, यदि कहीं पर मैं आता है या हम आता है तो सर्वनाम का उत्तम पुरुष है। लेकिन यदि हम भूतकाल की क्रिया से युक्त कोई वाक्य बनाते हैं, जैसे राकेश खाना खा रहा है, लेकिन यही हमें दिखाना है खाना खा रहा है नहीं खाना खाया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ने को लाना पड़ेगा, राकेश ने खाना खाया। ठीक उसी तरह से जब सर्वनाम के साथ किसी भूतकाल की क्रिया का प्रयोग करते हैं तो वहां क्या होगा, मैंने खाना खाया, हमने खाना खाया। तो यहां ने लगते ही वो कर्ता कारक की विभक्ति का वहां प्रयोग है। लेकिन मुझको, मुझे, हमको, हमें, इस बात को, क्योंकि प्रत्येक सर्वनाम के साथ हम इतने सारे जो है वो नहीं समझ पाएंगे, एक समय की जो है एक लिमिटेशन होती है हमारे पास, क्योंकि इसके बाद में हम अभी और बचे हुए हैं जो सर्वनाम, उनके बारे में देखेंगे, फिर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसलिए आप 1-2 सर्वनाम के साथ इस बात को समझ लें। कर्म के रूप में किस तरह से, क्रिया के साथ हम आगे ये पढ़ेंगे, और अब जब तक नहीं पढ़ा है तब तक आप इस बात को समझ ले। और बहुत सारे लोग जानते हैं क्या और किसको प्रश्न का उत्तर सदैव कर्म होता है। और सर्वनाम न केवल कर्ता के रूप में अपितु कर्म के रूप में भी प्रयुक्त होता है। जैसे यदि हम ये कहें कि राकेश ने सुरेश को पत्र लिखा, राकेश ने सुरेश को पत्र लिखा, एक वाक्य है, क्या लिखा, पत्र, तो ये एक कर्म है, ये मुख्य कर्म है। किसको लिखा, सुरेश को, ये किसको प्रश्न का उत्तर है, इसलिए ये गौण कर्म है, लेकिन है दोनों ही कर्म। अब यहां सुरेश को इसके स्थान पर यदि ये कह दिया जाए, उसको, राकेश ने उसको पत्र लिखा, तो ये भी तो किसको प्रश्न का उत्तर है, तो ये भी कर्म है। तो राकेश ने सुरेश को, सुरेश तो संज्ञा शब्द था, लेकिन उसको जो शब्द है वो सर्वनाम है। तो संज्ञा और सर्वनाम कर्म के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ये जो उसको शब्द है इसके स्थान पर ये भी हो सकता है,
मुझको। अब लेकिन क्या होता है कि व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम के साथ प्रत्येक जगह मुझको नहीं होकर के वहां क्या हो जाता है, मुझे। राकेश ने मुझे पत्र लिखा, राकेश ने उसे पत्र लिखा। तो ऐसी स्थिति में भी वो किसको प्रश्न का उत्तर है, इसलिए वो कर्म के रूप में उपस्थित है। अतः यहां पर मुझको मुझे दोनों बातें लिखी हुई है, हमको हमें। फिर आगे मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। इनको समझे आप, ये कर्ण कारक है, क्योंकि यही मुझसे वापस अपादान में पढ़ेंगे हम। तो दोनों में अंतर क्या है, कारक की विभक्तियां याद होनी चाहिए सर्वनाम के कारक के रूप को समझने के लिए, जो लगभग सभी को याद होती है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। तो ये जो मुझसे यहां और यहां में अंतर क्या है, उसने मुझसे किताब छीन ली, ये अलग होने का भाव है, इसलिए अपादान कारक है। लेकिन ये मुझसे किसका अर्थ देता है, ये देता है द्वारा का अर्थ। जैसे मेरे द्वारा ये कार्य कर लिया गया, और यदि हम ये कहें मुझसे ये कार्य हुआ, ये गलती किससे हुई, मुझसे हो गई, तो यहां पर द्वारा का अर्थ दे रहा है कि मेरे द्वारा हुई। तो जब मुझसे का अर्थ द्वारा का अर्थ दे रहा है तो वो कर्ण कारक होगा, और मुझसे किताब छीन ली यहां अलग होने का भाव है, इसलिए वो अपादान कारक है। उसी तरह से हमसे या हमारे द्वारा, संप्रदान कारक मेरे लिए, मेरे लिए मिठाई लाई गई या मेरे लिए मिठाई लाओ, तो जब लिए आ रहा है तो वो संप्रदान कारक। मुझको कितना इंपॉर्टेंट है कि यहां पर भी मुझको आ गया वापस, ये यहां पर भी मुझको आ गया, और इससे पहले भी हमने मुझको देखा था, कहां पर, यहां पर। कहां कर्म कारक होगा, कहां संप्रदान कारक होगा, उसने मुझे पत्र लिखा, और यहां पर है मुझको या मुझे, और यहां पर है संप्रदान कारक। ये मुझको कब होगा, ये तब होगा जब वो देने के अर्थ में हो, संप्रदान, जहां प्रदान का भाव हो। संप्रदान कारक में ये चीज पढ़ी जाती है, ऐसी वस्तु जो दे दी जाती है वापस नहीं ली जाती है। जैसे राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए, कंबल दान किए, तो वहां दे दिया गया, वापस लेने के लिए नहीं हो। तो दान देना, उपहार देना, भेंट देना, पुरस्कार, इनाम देना, ऐसे के लिए, जैसे मुझको किताबें दी गई, मुझको उपहार दिया गया, तो यहां पर ऐसी स्थिति में संप्रदान कारक के रूप में वो प्रयुक्त हो रहा है। मुझे दिया गया तो भी वो संप्रदान कारक है, मेरे लिए, मुझको, मुझे, हमारे लिए, हमको, हमें, यदि देने के साथ पुरस्कार, इनाम, इनके साथ भेंट जो वापस नहीं ली जाती, इनके साथ यदि प्रयुक्त होता है तो वो संप्रदान कारक होता है। आगे बढ़ते हैं, हम संबंध कारक में पढ़ते हैं का, के, की, और वहीं पर ध्यान रखना रा, रे, री भी है संबंध कारक में। मेरा, मेरे, मेरी, आपको बोलना पड़ेगा मेरा आगे क्या, मेरा कमीज, मेरा गांव। तो ये मेरा, मेरे, मेरी, ये संबंध कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। हमारा, हमारे, हमारी। अधिकरण कारक मुझ पर, मुझ में, मुझ पर विश्वास नहीं है, तो ये जो पर शब्द है मुझ में। उसी तरह से हम पर, हम में। अधिकरण कारक, संबोधन कारक का प्रयोग सर्वनाम के साथ नहीं होता है, हे तुम, अरे वह, ऐसा नहीं होता। तो संबंध कारक का प्रयोग सर्वनाम के, संबोधन कारक का प्रयोग सर्वनाम के साथ नहीं होता है। आगे देखें, मध्यम पुरुष तुम और आप, तुम का प्रयोग तुमने, तुझको, तुझे, तुझसे, तेरे द्वारा, वही बात है जो कर्ण कारक के साथ हमने देखी थी। तुझे, तेरे लिए। यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, व्याकरण में ऐसा माना जाता है, हालांकि तुम शब्द से बोध नहीं होता कि वो अकेला है या एक से अधिक है। तुम पढ़ रहे हो, अब वो एक है या फिर एक से अधिक है पता नहीं। आदर देने के लिए हम आपका भी प्रयोग करते हैं, आप पढ़ रहे हो, अकेला भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। लेकिन यदि कहीं पर तुझसे या तेरे द्वारा लिखा हुआ तो निश्चित वो अकेला है, एक वचन है। तुमसे, तुम्हारे द्वारा, बहुवचन के लिए प्रयोग
तुमसे या तुम्हारे द्वारा इस तरह से किया जाना चाहिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। स्क्रीनशॉट जिनको भी लेना है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहां समझते समय हो सकता है ये इस तरह से वापस काटा पीटी हो जाए, इसलिए आप लोग यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लें एक बार। आइए देखते हैं आगे, तुझे, तेरे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हें। यहां पर भी वही बात हो गई है, जिस तरह से मुझे, मुझको यहां पर था और यहां पर भी है, उसी तरह से यहां तुझे, तुम्हें और यहां पर भी तुझे और तुम्हें वापस आया है। वो इसलिए आया है क्योंकि ये कर्म के रूप में भी हो सकता है और संप्रदान। यदि वो किसको प्रश्न का उत्तर आ रहा है, इट मीन्स वो कर्म कारक के रूप में है। लेकिन यदि देना क्रिया के साथ आया है, राकेश ने तुम्हें पुरस्कार दिया, तो यहां पर तुम्हें जो शब्द है वो संप्रदान कारक के लिए होगा। तुझसे, तुमसे छीन ली गई, तुमसे ले लिया गया, जहां अलग होने का भाव है अपादान कारक। तुमसे ये गमला टूट गया, तुमसे ये गमला टूट गया, इसका मतलब वो कर्म कारक है, क्योंकि यहां तुमसे एक हेतु है, साधन के रूप में प्रयुक्त हो गया कि तुम हो, इसीलिए तो वो गमला टूटा, नहीं तो नहीं टूटता। तो तुमसे ये गमला टूट गया, अर्थात तुम्हारे द्वारा ये गमला टूटा गया, तोड़ा गया। अपादान में तुझसे, तुमसे, संबंध में तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। जिस तरह से मैं या हम के साथ रारेली लगता है, उसी तरह से अधिकरण तुम पर, तुम में। आगे देखते हैं, आपका, आपने, आपको, आपसे, आपके द्वारा, आपके लिए, आपसे। तो यहां पर दोनों जगह आपसे क्यों है, आपको पता है। ये देखिए जो बात मैं बता रहा था, ये शिरोरेखा एक जगह आएगी, तो आपसे, आपके द्वारा, आपके लिए, आपसे, यहां दोनों जगह आपसे, आपसे का अर्थ ये द्वारा का अर्थ देगा, जबकि ये अलग होने का अर्थ देता है। आपका, आपके, आपकी, इस तरह से आप में, आप पर, आप में मुझे विश्वास है। ये इस तरह से जब शब्द में पर आता है तो फिर वो अधिकरण कारक होगा। उसी तरह से अन्य पुरुष, जहां वह और वे का प्रयोग होता है, ये काफी महत्वपूर्ण बात है। ने का प्रयोग वह के साथ या वे के साथ कभी नहीं होगा। वह, ने, ऐसा कभी नहीं होता है। वह के स्थान पर क्या बन गया, उस, उसने, उसे, उसको, उससे, उसके द्वारा, उसके लिए। इस वह के साथ जो है वो नहीं लगता है, कारक की विभक्ति का प्रयोग होते ही वो उस के साथ होगा। तो उससे, उसके द्वारा, उसके लिए, उसको, उससे, उसका, की, उसमें, उस पर, उन्होंने, जो बहुवचन के लिए प्रयुक्त हुआ है, वे के स्थान पर उन्होंने का प्रयोग होता है। उन्हें, उनको, उनसे, उनके द्वारा, उनके लिए, उनको, उनसे, उनका, उनके, उनकी, उनमें, उन पर। आइए आगे देखते हैं, जब निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जहां हम यह या फिर ये बहुवचन के रूप में ये का प्रयोग भी करते हैं, ये, ऐसी स्थिति में यह के स्थान पर इश, वह के स्थान पर उस और यह के स्थान पर इश। इसके बारे में भी एक रोचक बात है। हम देखते हैं कि यह के स्थान पर इसका जो प्रयोग होता है और वह के स्थान पर उसका प्रयोग होता है, हम संधि में पढ़ते हैं, ई का यह बनता है और उ का वह बनता है, इनका संबंध है। इसीलिए इसके स्थान पर या यह के स्थान पर इस और वह के स्थान पर उस। इस ओर की सेनाएं, शिवाजी और औरंगजेब की सेना आपस में भिड़ गई। इस ओर की सेना ने जबरदस्त हमला किया, उस ओर की सेना ने भी जबरदस्त हमला किया। ये इस और उस, इसका अर्थ यहां पर क्या है, शिवाजी की सेना। क्यों? तो न केवल यह वह इस उस का संबंध निकट, भौतिक निकटता और भौतिक दूरी से है, अपितु मानसिक निकटता और मानसिक दूरी से भी है। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, इस ओर की सेना ने हमला किया, तो इसका अर्थ यहां पर भारतीय क्यों, पाकिस्तानी क्यों नहीं? क्योंकि हमारे मानसिक, पाकिस्तान वाले क्या कहेंगे, इस ओर की सेना, वो इस शब्द का अर्थ पाकिस्तान की सेना के लिए कहेंगे। हम इस ओर की सेना, इस जो शब्द है उसका प्रयोग भारत की सेना के लिए करेंगे। इसका संबंध मानसिक निकटता और मानसिक दूरी से भी है। देखते हैं आगे, इससे, इसके द्वारा, इसके लिए, इसको,
यहां पर इसको जब देना के अर्थ में होगा तो वो संप्रदान कारक होगा। इससे इसका, इसके, इसकी, इसमें, इस पर। यदि बहुवचन होता है तो इन्होंने, इनको, इनके द्वारा, इनके लिए, इनको, इनसे, इनका, इनके, इनकी, इनमें, इन पर। आगे हम जो 3 सर्वनाम और बच गए उनके बारे में देखते हैं। और फिर एक बहुत विशिष्ट बात सर्वनाम से संबंधित जो कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, तो इंतजार करिए, एक बार आप इसका पूरी तरह से स्क्रीनशॉट लें। आगे देखते हैं उनका कारकी रूप जो भी सर्वनाम बच गए हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें कोई और कुछ, हमने पढ़ा था कोई का प्रयोग प्राणीवाचक अर्थात सजीवों के लिए और कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए, ऐसा व्याकरण की पुस्तकों में लिखा हुआ भी है। और ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि कोई और कुछ यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए, कोई का सजीव के लिए प्रयोग होता है और कुछ का प्रयोग जो है वो निर्जीव के लिए होता है। जो भी नियम बनते हैं, नियम सदैव टूटने के लिए होता है। परीक्षा में हमें इस बात को इस तरह से लिखना है, लेकिन नियम का मतलब ये नहीं है कि 2 + 2 = 4, कोई जरूरी नहीं है। कई बार परिस्थितियों के साथ उत्तर देना पड़ता है। परीक्षा में क्या करना है वो मैंने बता दिया, कोई सजीव के लिए, कुछ निर्जीव के लिए। लेकिन क्या ये प्रयोग गलत है? मैं रेलवे स्टेशन गया, बहुत सारे लोग वहां थे, कुछ खड़े थे, कुछ बैठे थे। इसका मतलब कुछ का प्रयोग सजीव के लिए होता है। तो विशेष परिस्थिति में होता है जब ऊपर कोई सेंटेंस दिया गया है, उनको मात्रात्मक रूप में, और उनको जब हम ऐसी किसी संज्ञा, ऐसे किसी सजीव के लिए जिनको बहुत बड़ा जो समुदाय एक वर्ग के रूप में परिभाषित करते हैं और जिनकी हमारे लिए कोई पहचान नहीं है, उनमें से किसी का भी नाम नहीं जानते, ऐसी स्थिति में कुछ का प्रयोग सजीव के लिए किया जा सकता है। अब देखिए आप, कारकी रूप में किताबों में ऐसा लिखा हुआ भी है और परीक्षा में भी ऐसा बताना है जो सजीव के लिए है, जैसे कोई, कुछ। उसी तरह से याद है कि प्रश्नवाचक में कौन जो सजीव के लिए प्रयुक्त होता है, क्या निर्जीव के लिए। लेकिन जब प्रश्नवाचक में जिस तरह से कोई के स्थान पर किसी का प्रयोग होता है और कौन के स्थान पर किसने, अभी इसको भी समझते हैं। तो निर्जीव के लिए जो प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, उनके साथ कारक की विभक्ति या उनका कारकी रूप नहीं होता, लेकिन फिर भी होता है। विशेष परिस्थिति में रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे लोग थे, कुछ खड़े थे, कुछ बैठे थे। कुछ ने एक कतार बना ली, कुछ ने एक लाइन बना ली। कुछ लोग लाइन में खड़े हो गए, लेकिन जब इसको इस तरह से प्रयोग करना है, कुछ ने एक लाइन बना ली, कुछ ने नहीं बनाई। तो ऐसी स्थिति में प्रयोग कारक का या किसी विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन साधारण स्थिति में हमें यही बताना है कि इनका जो है वो कारकी रूप नहीं होता। अब एक बात और समझते हैं, हमने जैसे अभी देखा था कि कौन का प्रयोग सजीव के लिए होता है और क्या का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है, उसी तरह से ये जो कौन और क्या। लेकिन अनिश्चयवाचक जो है कोई और कुछ, ये भी सजीव और निर्जीव के लिए। अब देखें आप, कौन के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे किसका और कोई के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे किसी का। जब यही बहुवचन में होते हैं तो किसके स्थान पर किन का और किसी के स्थान पर किन्हीं का प्रयोग करते हैं। अब इस बात को आप समझें, यदि हमें कहें कि आज बहुत भयंकर बारिश आएगी, किसने बताया? आपको किसने बताया? ये जो किस है, ये तो कौन के स्थान, ये प्रश्न है। किसी ने बताया था, याद नहीं आ रहा तो किसी ने बताया था, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। किसी ने बताया था, पता नहीं किसी ने बताया था, बताने वाला एक है तो किसी, बहुत सारे लोग हैं तो किन्हीं, किन्हीं ने बताया तो था। लेकिन
जब प्रश्न पूछना हो तो किसने बताया, बहुवचन हो किन्ने बताया, तब किन का प्रयोग करेंगे, बहुवचन के रूप में। तो ये अंतर है। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी ने, किसी को, किसी से, किसी को या किसी के लिए। इस किसी को में और इस किसी को में क्या अंतर है, पहले मैं बता चुका हूं। कब ये कर्म के रूप में उपस्थित होता है, प्रयोग होता है, और कब संप्रदान के रूप में, जब देने के अर्थ में हो। एक बात और देखें, किसी के साथ कारक की जो विभक्ति है उस पर एक सिरोरेखा नहीं होगी। जो भी पहले मैंने थोड़ा सा पहले बताया था कि सर्वनाम के साथ जब एक कारक की विभक्ति होती है वो शामिल होती है, लेकिन सदैव नहीं। ऐसी स्थिति में जब किसी का प्रयोग है, किसका प्रयोग होगा तो साथ में रहेगी किसने। तो ये अंतर है, किसने, किसी ने। किसी को, किसको, ये प्रश्न पूछा हुआ है। किसी से, किसी से ले आओ, क्योंकि यहां पर क्या है, किस से, तो यहां पूछा गया है, ये प्रश्न के रूप में है, तो ये अंतर है। बीच में अपन देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जिसने, जिसको, जिससे, जिसके लिए, जिससे, और यही बहुवचन के रूप में जिन्होंने। ये जो है उसी का रूप है जिस। जिन्होंने, जिनको, जिनसे, ये बहुवचन के रूप में है। निजवाचक सर्वनाम, यहां केवल खुद शब्द का मैंने लिखा है, बाकी ध्यान रखें, चाहे वो खुद शब्द है, चाहे वो स्वयं शब्द है, केवल खुद का ही कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन किसी एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ रहे हैं, खुद ने, खुद को। अब ये ध्यान रखना, खुद के साथ कारक की विभक्ति को शामिल नहीं लिखना है, अलग से लिखना है। खुद ने, खुद को, खुद से, वरना ये क्या हो जाएगा, खुद ने, ये खुदने वाली, जो जमीन खुदने लगी, तो ये खुदने नहीं होकर के खुद ने। तो खुद ने, खुद को, खुद से, खुद के लिए, खुद से, खुद का के की। इस से में और इस से में क्या अंतर है, ये हम पहले देख चुके हैं। कहां ये कर्ण कारक के रूप में, कहां अपादान, अलग होने का भाव अपादान होगा। खुद का, खुद के, खुद की, या खुद पर, खुद में। इस तरह से ये है सर्वनाम का कारकीय रूप। एक किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि संबंधवाचक सर्वनाम और संबंध बोधक अव्यय में क्या अंतर है, तो बस केवल 1 मिनट की बात है। संबंधवाचक जो सर्वनाम और संबंध बोधक अव्यय जब भी हम पढ़ेंगे तब ये चीज और अधिक क्लियर होगी। फिर भी संबंधवाचक जो सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम में हमने पढ़ा था, जो पढ़ेगा या जो परिश्रम करेगा सो पास होगा या सो उत्तीर्ण होगा। जो पढ़ेगा सो उत्तीर्ण होगा। तो ये जो शब्द है वो तो है संबंधवाचक सर्वनाम, जबकि संबंध बोधक अव्यय क्या चीज है, संबंध बोधक अव्यय है जैसे राम का भाई। ये का जो शब्द है वो क्या है, कारक की विभक्ति है। जब किसी कारक की विभक्ति के साथ ये चीज को हम क्रिया विशेषण के साथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जैसे राम का मकान उस पेड़ के नीचे है। राम का मकान उस पेड़ के नीचे। तो ये जो देखो के नीचे, ये के नीचे, ये क्या हो गया, ये संबंध बोधक अव्यय है। जब कारक की विभक्तियों के साथ और इस तरह से किसी संज्ञा क्रिया का संबंध बताया जाता है कि ये मकान कहां पर है, पेड़ के नीचे। ये पेड़ है और इसके नीचे इसकी स्थिति जो बताई जा रही है। कारक का काम क्या होता है, कर्ता, क्रिया, संज्ञा, इनमें आपस में संबंध बताना। रमेश ने मोहन को पीटा। अब ये ने और को उल्टा कर दो, रमेश को मोहन ने पीटा, अर्थ बदल गया। तो ये कारक ही ये व्यक्त करते हैं कि क्रिया को करने वाला कौन है, क्रिया का प्रभाव कहां पड़ रहा है। तो ये के नीचे, के बिना, राम के बिना, ये के बिना क्या हो गया, ये संबंध बोधक अव्यय हो गया। तो ये होता है संबंध बोधक अव्यय। जबकि संबंधवाचक सर्वनाम तो ये है, जो पढ़ेगा सो उत्तीर्ण होगा, जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा। आइए अब आगे देखते हैं हम उन उदाहरणों को। मैं यहाँ कुछ 10-15 उदाहरण आपको
अपना मूल्यांकन करना है। चले जाते हैं, कुछ वाक्य हम देखते हैं और इन उदाहरणों के माध्यम से सर्वनाम की रही सही जो कसर है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। मान लो एक वाक्य है, वह गांव गया, और प्रश्न पूछा है कि वह गांव गया। इसमें जो वह शब्द है, इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, कागज में अपने उत्तर लिखते रहें। हम यहाँ 7-8 वाक्य लिख करके और उसके बाद में आपका भी मूल्यांकन हो जाएगा कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। नंबर 2, वे चले गए। एक वाक्य है, वे चले गए, और इसमें वे को रेखांकित कर दिया और अगले ने पूछ लिया कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। इसके बाद में आप भले तो जग भला। तीसरा वाक्य, आप भले तो जग भला, और इसमें आपको रेखांकित कर दिया और अगले ने पूछ लिया इसमें कौन सा सर्वनाम है। उसके बाद में फिर है कि सेठ ने नौकर से आटे की बोरी की तरफ या आटे की बोरी की ओर देखकर कहा, यह नहीं वह लाना, यह नहीं वह लाना। और इसमें इस यह और वह को रेखांकित कर दिया कि आटे की बोरी की ओर देखकर कहा, यह नहीं वह लाना। अब इस सर्वनाम से ठीक पहले हम देख लेते हैं, ये जो एक और शब्द लिखा है, इसमें यदि कोई त्रुटि है, कोई गलती है, तो देखिए आप, जी नहीं, कोई गलती नहीं है। और जो शब्द है, एक तो और होता है जिस पर एक मात्रा है, और एक और। कई लोग अधिक शुद्ध बोलने के चक्कर में बोलते हैं और, जी नहीं, ये और नहीं है, और तो ये है, और कई लोग बोलते हैं और, तो ये और नहीं है, और तो ये हो गया। तो जहां एक मात्रा है, वह नदी की ओर गया, वह नदी की ओर गया, यहां पर ये वाला और लगेगा और ये हो जाएगा राम और श्याम। तो इसका मतलब ये जो और है, ये शब्द तो है संयोजक अव्यय। ये संयोजक अव्यय है जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। लेकिन ये जो और है जिसका अर्थ है तरफ, वह नदी की तरफ गया, नदी की ओर गया। देखते हैं कि इसके पश्चात जो पांचवा वाक्य है वो है, किसी ने पूछा, किसी ने पूछा। अब इसमें किसी को रेखांकित कर दिया। अब हमारे उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। वह गांव गया। जब वह शब्द कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त हो, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वह जो शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम भी है और वह जो शब्द है वो निश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है। तो यहां जो वह शब्द वो कर्ता के रूप में प्रयुक्त है, इसलिए इसे हम कहेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वे चले गए, ये भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अंतर केवल ये है कि ये एक वचन है और ये बहुवचन है। आप भले तो जग भला। आप का हमने 3 तरह से पढ़ा था। आप जहां इंग्लिश में उसका अर्थ यू होता है, तुम के लिए प्रयुक्त होता है, वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। आप यदि वह का अर्थ देता है, जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी है जरूर देखें, आप वह का अर्थ भी देता है और जब वो वह का अर्थ देता है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यद्यपि जो ही वह का अर्थ देता है फिर उसमें 2 रास्ते खुल जाते हैं। एक वह जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है और एक वह जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है।
तो आपका अर्थ जब वह होता है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त नहीं होगा, उस समय वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होगा। और फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होगा जब आपका अर्थ वह देता हो। और एक आपका जब स्वयं खुद इस तरह का अर्थ देता है तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। तो यहां देखें, यहां जो आपका अर्थ है खुद भले तो जग भला। अब ध्यान रखें, ये जो मूल मुहावरा है उसमें यहां शब्द है आप भला तो जग भला। इस बात को नोट करना, आप भला तो जग भला। मैंने भले इसलिए लिखा था क्योंकि आप ठीक तरह से समझ सकें कि आपका अर्थ किस तरह से खुद निकलता है। खुद भला तो जग भला, क्योंकि जब खुद शब्द आता है तो वहां जब इसकी हम इसका वो अर्थ करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं तो इस तरह से होता है खुद भले, हम भले तो जग भला। लेकिन वो मूल मुहावरा आप भला तो जग भला। तो आपका अर्थ यहां खुद निकलता है, स्वयं निकलता है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम होगा। ये होगा निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, सेठ ने नौकर से आटे की बोरी की तरफ देखकर कहा यह लाना वह नहीं। वह जब भी कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है वो अन्य पुरुष होता है, लेकिन यहां कर्ता के रूप में प्रयुक्त नहीं है। यह और वह दोनों ही शब्द किसी संज्ञा के निकट या दूर की स्थिति का बोध कराने के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी भी संज्ञा की निकट या दूर की स्थिति का बोध कराने के लिए होता है। इस, उस, यह, वह। तो ध्यान रखें, निश्चयवाचक सर्वनाम इनकी जो परिभाषा होती है उनको हम समझने का प्रयास नहीं करते हैं। यहां पर यह जो शब्द है और वह जो शब्द है दोनों ही ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी ने पूछा, किसने पूछा, एक वाक्य और लिख लेते हैं, किसने पूछा। ये जो किसने पूछा, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। यहां पर जो किसने शब्द है यदि इसको रेखांकित कर दिया जाए उत्तर क्या होगा, प्रश्नवाचक। लेकिन अब किसने पूछा उसका नाम मैं भी नहीं जानता। मान लो आपने मेरे से पूछा कि किसने पूछा आपसे ये, और मुझे उसका नाम पता नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा, किसी ने पूछा था। मुझे याद भी नहीं किसने पूछा, तो मैं कहूंगा किसी ने पूछा। तो ये जो किसी शब्द है ये प्रश्न नहीं है, किसी ने पूछा। और ये क्या है फिर, ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, किसी, कुछ, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। आपके इनमें से कितने सही वे आगे और देखते हैं। इस तरह के जो महत्वपूर्ण जो अब तक परीक्षा में आते रहे हैं या आने वाले जैसे हैं उन कुछ उदाहरणों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिर कुछ उदाहरण। एक वाक्य है, जो पढ़ते हैं वह सफल होते हैं। जो पढ़ते हैं वह सफल होते हैं। इसमें जो और वह दोनों, वह सफल हो गया, वह सफल हो गया। इसमें वह शब्द जब तक हमने व्याकरण को, क्योंकि व्याकरण एक सेंस का नाम है, इसको समझना पड़ता है। यहां पर ये कि इसका प्रयोग क्या है, ये किस भूमिका में है, इसका प्रयोग किस तरह से हुआ, उसी तरह से उत्तर दिया जाना चाहिए। कुछ लोग रटते हैं साहब वह तो जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है या फिर वह तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, उससे काम नहीं चलना है। नेक्स्ट देखें, जो लड़का बाहर खड़ा है, जो लड़का बाहर खड़ा है, आगे कुछ भी मान लें। एक आपने गाना सुना होगा, कुछ जो सर्वनाम है अपने आप में बहुत विशिष्ट है। एक यदि गाना आपने सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जो वाक्य है, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। नेक्स्ट है,
कुछ लाओ। और नंबर 10, कुछ लोग चले गए। पिछली बार हमने पढ़ा था कोई का प्रयोग सजीव के लिए होता है, कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है। मैं नाम भूल गया, किसी ने कमेंट करके पूछा भी था कि क्या कुछ सदैव निर्जीव के लिए आता है? नहीं, लेकिन इसके लिए कुछ का प्रयोग सजीव के लिए करने के लिए हमें रेफरेंस में कुछ ना कुछ ऊपर वाक्य देने होते हैं। मैं रेलवे स्टेशन पर गया, वहां बहुत सारे लोग खड़े थे, कुछ बैठे भी थे, तो यहां जो कुछ है वो सजीव के लिए आ चुका है, लेकिन उससे पहले हमने 2-3 पंक्तियां ऊपर बोलनी पड़ी। या फिर यदि सीधा वाक्य है तो यहां देखिए आगे लोग लगाना पड़ा, और ऐसी स्थिति में इसके उत्तर पर अभी चर्चा करते हैं। आप लोग, जो लोग भी अपना मूल्यांकन कर रहे हैं, उन्होंने अपने उत्तर लिख लिए होंगे। आइए बढ़ते हैं। जो पढ़ते हैं वह सफल होते हैं। हमने पढ़ा था कि ये जो शब्द है ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो फिर ये क्या है? वह सफल होते हैं। बहुत सारे लोगों ने वह जो शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर हो सकता है निश्चयवाचक भी लिखा हो। ऐसी स्थिति में ये जो वह शब्द है, ये जो वह शब्द है वो होगा सह संबंधवाचक सर्वनाम। ये सह संबंधवाचक, जो पढ़ते हैं सो सफल होते हैं। ये यहां पर वह जो शब्द है इसका सो के रूप में प्रयोग हुआ है। अब प्रश्न ये उठता होगा, जिन्होंने पहले के 4 वीडियो या 4 क्लासें देखी है, कि ये वह का जो 2 रूप बताए थे, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक, उसमें ये वाला तो बताया ही नहीं था। ध्यान रखें, ज्ञान अनंत है। प्रश्न के ये उदाहरण किस लिए लिए हमने, कि जो बात वहां नहीं आ पाई वो उदाहरण के माध्यम से आ गई, जो बात यहां भी छूट जाएगी वो टेस्ट में आएगी। इसलिए इसकी टेस्ट, सर्वनाम टॉपिक का जो टेस्ट है वो जरूर देखें आप। तो ये सह संबंधवाचक। अब आगे है वह सफल हो गया। यहां पर वह जो शब्द वो क्या है? यहां ये पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां पर ये जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। यहां ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा जो लड़का बाहर खड़ा है। तो जो शब्द है वो क्या होता है? संबंधवाचक। रटे नहीं, ये संबंधवाचक सर्वनाम क्यों है? जो पढ़ते हैं, जो कौन? लड़के, विद्यार्थी। तो लड़के या विद्यार्थी के स्थान पर जो शब्द आया इसलिए वो संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि सर्वनाम तब होता है जब वो संज्ञा के स्थान पर आता है। लेकिन यहां तो लड़का शब्द बैठा है, इसका मतलब ये सर्वनाम ही नहीं है, ये सार्वनामिक विशेषण है। ये सार्वनामिक विशेषण है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां क्यों पढ़ा? यहां इसलिए पढ़ा, कंपैरिजन बहुत आवश्यक है, ताकि जब भी सार्वनामिक विशेषण पढ़े उस समय के, उस समय ये उदाहरण देखा था कि जो लड़का बाहर खड़ा है, तो यहां लड़का शब्द आ गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन जिस व्यक्ति की लाठी, ये सर्वनाम नहीं रहा। जो ही किसी सर्वनाम के आगे संज्ञा आती है वो सार्वनामिक विशेषण बनने की पूरी संभावना लिए रहता है। ध्यान रखें, संभावना लिए रहता है, 100% नहीं। वह पेड़ गिर गया, ये सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा पेड़? वह वाला पेड़। पेड़ तो बहुत सारे खड़े हैं, लेकिन मैं ये कहूं वह पेड़ है, ये कोई सार्वनामिक विशेषण नहीं है। वह पेड़ नीम का है, ये सार्वनामिक विशेषण है। समझे इस बात को, हम सार्वनामिक विशेषण के साथ पढ़ेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे, उत्तर ही बदल जाएगा, लेकिन यह है कुछ तो लोग कहेंगे। ये तो है कुछ लोग। इन दोनों वाक्यों में देखें अपन, यहां लोग खड़े हैं, इनमें से कुछ लोग, तो अर्थ अलग है, लेकिन है कुछ तो लोग कहेंगे। इसका मतलब है लोग जो है कुछ तो कहेंगे, पूरा नहीं कहेंगे तो कुछ तो कहेंगे। यहां जो कुछ शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब कुछ क्या कहेंगे पता नहीं, निश्चितता नहीं है, इसलिए वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।
कुछ लाओ, कुछ क्या लाओ, यहां भी निश्चित नहीं है, इसलिए ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ लोग चले गए, जितने भी जो लोग थे सारे नहीं, उनमें से कुछ लोग चले गए, तो ये क्या हो जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण होगा, ये सार्वनामिक विशेषण है। आइए इनमें से यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले, आगे बढ़ते हैं। आइए फिर कुछ उदाहरणों के साथ, इससे पहले हमने 10 उदाहरण या 11 उदाहरण देख लिए हैं। वह जयपुर गया, उसने खाना खाया। नंबर 13, यहां दोनों वह शब्द और उसने शब्द, इनका अगला पूछेगा। नंबर 13, डॉक्टर रमाशंकर इस समय 80 वर्ष के हो चुके हैं। आप जयपुर में रहते हैं, आप जयपुर में रहते हैं, और यहां आपका पूछ लिया। मैं अपने आप चला जाऊंगा, इसमें अपने आप का पूछ लिया। और 15वां वाक्य है, वह या फिर रमेश आप ही चला जाएगा, और इसमें आप जो शब्द है उसका पूछ लिया। अब बात करते हैं, वह जयपुर गया। सब जानते हैं कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, यहां जो वह शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसने खाना खाया, और पुरुषवाचक भी कौन सा, सीधी सी बात है अन्य पुरुषवाचक जो एक वचन में है। उसने खाना खाया, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। कई लोगों को नहीं पता लगता कि जब उसने आ गया तो भी, क्योंकि ये उसने जो शब्द है वो किसके या क्या अर्थ देता है, वो वह का अर्थ देता है। जब ने पर सर्ग का प्रयोग होता है तो वह के साथ प्रयुक्त नहीं होता, वो वह ने, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए उसने, जब इंग्लिश बनाते हैं ही वेंट टू जयपुर, यहां वह के स्थान पर हम ही का प्रयोग करते हैं, तो इसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, उसने खाना खाया, ही एट फूड, तो यहां पर भी उसने, ये ही का अर्थ देता है, ही का प्रयोग होगा उसके स्थान पर, इसलिए दोनों पुरुषवाचक है। अतः इस बात को भी समझे। डॉक्टर रमाशंकर इस समय 80 वर्ष के हो चुके हैं। आप जयपुर में रहते हैं। आपके 3 अर्थ होते हैं, जिसमें से हमने पढ़ा था, आपका जब अर्थ तुम होता है, अर्थात वो अंग्रेजी में यू उसके स्थान प्रयुक्त होता है, तब वो मध्यम पुरुष होता है। यदि आपका अर्थ स्वयं के लिए होता है, जैसे आप काज महाकाज, आप भले तो जग भला, आप भला तो जग भला, जहां आपका अर्थ स्वयं होता है निजवाचक सर्वनाम। और यदि आपका अर्थ वह का अर्थ देता है, आपके स्थान पर वह को हम रख सकते हैं, ऐसे स्थिति में वो कौन सा सर्वनाम होगा, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और कौन सा, अन्य पुरुषवाचक। ध्यान रखें, आपके स्थान पर वह को भी ट्रांसफर किया जा सकता है, और आपके स्थान पर उसने को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। यदि दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, वो माफ कीजिएगा, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कैसे, वह जयपुर में रहते, क्योंकि आप जयपुर में रहते ऐसा नहीं है, आप जयपुर में थोड़ी रहते हो। ये आया है डॉक्टर रमाशंकर के लिए, तो इसके स्थान पर यदि हम वह का प्रयोग कर दें, वह जयपुर में रहते हैं, तो यहां पर जो वह शब्द है, इसीलिए ये जो आप शब्द होने के बावजूद भी इसमें उत्तर क्या होगा, इसमें उत्तर होगा अन्य पुरुष। ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब इसके स्थान पर उसको रख करके दिखाऊं मैं आपको। यदि ये वाक्य रहते नहीं होकर के भूतकाल का होता, जो ही भूतकाल का वाक्य होता है वहां ने पर सर्ग आ जाता है। जैसे मान लो डॉक्टर रमाशंकर इस समय 80 वर्ष के हो चुके हैं,
और मुझे ये बताना है कि उनके द्वारा एक किताब लिखी हुई है, तो मैं ये कहूं कि उसने एक पुस्तक लिखी। अब डॉक्टर उमाशंकर काफी आदरणीय है, इसलिए उसने के स्थान पर उन्होंने आदर देने के लिए जिस तरह से वह के स्थान पर वे का प्रयोग करते हैं, जैसे मेरे दादाजी काफी बीमार रहते थे, वे एक विद्वान व्यक्ति थे, तो वे जो शब्द है आना तो वह चाहिए था, लेकिन हम आदर देने के लिए वे का प्रयोग करते हैं, तो उसी तरह से उसने के स्थान पर उन्होंने का कर दिया। तो उसने एक किताब लिखी, उन्होंने एक किताब लिखी, अतः वहां पर उसने का प्रयोग हो सकता है या उन्होंने का प्रयोग हो सकता है, और वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। आप शब्द जब भी प्रयुक्त होता है और यदि वो किसी पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति में दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, दिमाग की खिड़कियां खुल जानी चाहिए कि यहाँ इस आप का प्रयोग जरूर वह के अर्थ में हुआ हो सकता है। आगे देखें, मैं अपने आप चला जाऊंगा, जो अपने आप शब्द में खुद चला जाऊंगा, तो खुद का अर्थ देता है, इसलिए वो निजवाचक सर्वनाम है। और इस तरह का भी पैटर्न है कि केवल आप शब्द का प्रयोग करके रमेश आप ही चला जाएगा, रमेश खुद ही चला जाएगा, ये भी प्रयोग में होता है, इसलिए यह भी निजवाचक सर्वनाम है। इनमें से ये जो हमने अब तक 15 उदाहरण देखे हैं, यदि आपको लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है, आप फिर मुझे कमेंट करके बताएं, और यदि आपको लगता है कि हाँ अब हम कर लेंगे, कौन किधर क्या इस तरह के यदि आते हैं तो वो प्रश्नवाचक है। देखते हैं आगे फिर कुछ महत्वपूर्ण विशेष करके प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में चर्चा। उसके पास कितना धन है, देखें आगे प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, उसके पास कितना धन है, इतना, इतना, अर्थात धन को वो किसी न किसी परिमाणात्मक रूप में बताएगा। तो उसके पास कितना धन है, प्रश्न पूछा है, इसका मतलब ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लिखिए आप आगे, वह कितना सुंदर है, कौन सा सर्वनाम है। बहुत सारे लोग इससे प्रश्नवाचक सर्वनाम बताते हैं, गलत हो जाएगा। क्या यहां पर ये पूछना चाह रहा है कितना सुंदर है, और उत्तर क्या दोगे, इतना सुंदर है या इतना सुंदर है, या फिर कहीं कोई ये लिख करके बताएंगे आपकी 25.2%, तो यहां इसका कोई उत्तर ही नहीं होगा। वो तो ये कहना चाह रहा है वह कितना सुंदर है, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है वो बहुत ज्यादा सुंदर है। तो यहां पर कितना जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। ये क्या है, प्रश्न ये उठता है वह कितना सुंदर है, यहां पर कितना शब्द क्या है। विशेषण क्रिया और अव्यय पढ़ने के बाद में जो पद परिचय की क्लास हिंदी का 25% से लेकर के यूं माने आप 35% तक हिस्सा जो है वो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय इन पांचों का सारांश पद परिचय होता है, वो क्लास जरूर देखना। आप हिंदी का 25 से 35% जो हिस्सा है उसे मिस कर दोगे यदि आप पद परिचय नहीं आता आपको, और यदि पद परिचय आता है तो आपको इतना हिंदी का हिस्सा आता है। तुम्हारा नाम क्या है, कोई उत्तर दोगे राकेश, सुरेश, महेश, इसका मतलब ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, वाह आपका क्या कहना, तो यहां वो प्रश्न नहीं पूछ रहा है, वाह आपका क्या कहना। तो यहां पर देखिए आप आगे प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं है, यहां भी नहीं था, वह कितना सुंदर है, यहां विस्मयादि बोधक चिन्ह है ये। तो उसी तरह से यहां विस्मयादि बोधक चिन्ह यहां रहा, वाह आपका क्या कहना। तो ऐसी स्थिति में ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। इसके बाद देखिए आप खाना खाकर आप क्या करोगे, ये जो क्या शब्द है ये फिर से प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब एक छोटी सी जो अंतिम बात, और उसी वाक्य के साथ हम समाप्ति कर रहे हैं। एक वाक्य है, क्या आपने खाना खा लिया। जब भी वाक्य के प्रकार पढ़ोगे, और ये रीट, पटवार,
उसके अलावा बहुत सारे सेकंड ग्रेड उनमें वाक्य के प्रकार अलग से टॉपिक दे रखा है और वाक्य दो तरह से पढ़े जाते हैं, एक रचना के आधार पर सरल संयुक्त मिश्र और एक पढ़े जाते हैं वाक्य अर्थ के आधार पर। उनमें से प्रश्नवाचक जो वाक्य है, क्या आपने खाना खा लिया, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए हमने इसे बता दिया कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। अब जो मैं कहना चाह रहा हूं उसे ध्यान से देखें आप, यह प्रश्नवाचक वाक्य है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने लिखते समय तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, लेकिन यदि आप बोल रहे हैं, आप किसी नेत्रहीन व्यक्ति को कह रहे हैं जो पढ़ नहीं सकता, तो आप उसे इस तरह से कहेंगे कि क्या आपने खाना खा लिया, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है ना। ऐसा भाषा में सेंस को समझना पड़ता है, भाषा किसी प्रतीक या किसी चिन्ह की मोहताज या गुलाम नहीं है। तो यहां आपने क्या शब्द से ये पता लगाया, व्याकरण ये कहती है कि क्या लगाए, कौन, कब, ताकि पता लगे कि वो प्रश्न पूछना चाह रहा है। ऐसे कैसे पता लगेगा? तो क्या बिना क्या शब्द के हम प्रश्न नहीं पूछ सकते? क्या हम ये प्रश्न इस तरह से नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, क्या के स्थान पर मैंने क्या को हटा दिया और मैं कह रहा हूं आपने खाना खा लिया, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। परीक्षा में इसे भी प्रश्नवाचक वाक्य बताना है। ये प्रश्नवाचक वाक्य है, ये साधारण वाक्य नहीं है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, या ये विधानार्थक वाक्य नहीं है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्न अभी भी हमारे सामने खड़ा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह यहां लगा हुआ है। बोलते समय क्या करेंगे? तो बोलते समय मैं दो वाक्य बोल रहा हूं और दोनों ही वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होंगे, जिसमें एक में क्या लगा हुआ होगा, एक में नहीं लगा हुआ होगा। क्या आपने खाना खा लिया, इसका मतलब प्रश्न पूछा, क्या लगाया हुआ। अब दूसरा वाक्य, आपने खाना खा लिया, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है लिखते समय, तो बोलते समय क्या करना है, आपने खाना खा लिया। ऐसी स्थिति में हमें हमारे उच्चारण, जिसे कहा जाता है सुराघात, उस सुराघात के माध्यम से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं जानकारी नहीं दे रहा हूं आपने खाना खा लिया, जानकारी नहीं दे रहा हूं, मुझे प्रश्न पूछना है, ये जताने के लिए हमें सुराघात का प्रयोग करना होगा। आपने खाना खा लिया, इसका मतलब अगला समझ गया कि मुझे प्रश्न पूछ रहा है। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कब होगा, कब नहीं होगा, इसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अभी भी यदि कोई बात आपको लगती है कि सर्वनाम से संबंधित अछूती रह गई है, तो आप अपना जो भी मैसेज है वो करके बताएं। धन्यवाद।